नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर एनसीईआरटी की एक और वीडियो। दोस्तों हम समकालीन विश्व राजनीति जो कि हमारी क्लास 12th की राजनीति विज्ञान की एनसीईआरटी है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों एनसीईआरटी की सीरीज में अभी तक हम 5 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। छठे चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। छठे चैप्टर से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। कुल मिलाकर एनसीईआरटी के अब तक की 11 वीडियोस को चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। दोस्तों जो हमारा छठा चैप्टर है वह है अंतरराष्ट्रीय संगठन। दोस्तों इस अंतरराष्ट्रीय संगठनों वाले चैप्टर से यूनाइटेड नेशन के की फॉर्मेशन और यूनाइटेड नेशन के अब तक जो 9 महासचिव हुए उनकी बातचीत को लेकर एक वीडियो बनाया जा चुका है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के अंदर सुधार को लेकर और भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप दिलाने के बारे में जो भी मुद्दे हैं उनकी बातचीत आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग और टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों को लेकर के हम क्या बातचीत आज करने वाले हैं। दोस्तों बदलते परिवेश में जरूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन में विकास और सुधार की जरूरत है। हाल के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए विभिन्न आवाजें अंतरराष्ट्रीय फलक पर उठ रही हैं। दोस्तों यूनाइटेड नेशन के सामने बुनियादी सुधारों का मसला है और ये बुनियादी सुधार 2 तरह के हैं। और सुधार कौन कौन से हैं दोस्तों यूनाइटेड नेशन में संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार को लेकर एक मसला है और दूसरा यूनाइटेड नेशन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा को लेकर के बातचीत की जानी है। दोस्तों लगभग सभी देश दोनों तरह के सुधारों के लिए सहमत हो गए हैं। बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सुधार की मांग को लेकर उठ रही है। दोस्तों इससे जुड़ी हुई एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की जो है दोस्तों संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर के भी कुछ बातें हो रही हैं ताकि दोस्तों इसलिए सदस्यों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है ताकि समकालीन विश्व जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उसकी पॉलिटिक्स के अंदर जो वास्तविकताएं हैं वे इस संगठन में बेहतर इसकी नुमाइंदगी हो सके। दोस्तों इसमें बातचीत की जाती है खास तौर से एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के ज्यादातर देशों को सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता देने की मांग उठ रही है। दोस्तों इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश यूएन के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार जो है दोस्तों चाहते हैं। यूएन के बजट प्रक्रिया और प्रशासन में सुधार की भी मांग अमेरिका और पश्चिमी देश कर रहे हैं। दोस्तों जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात को लेकर या उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका दोस्तों निभाए। जबकि कुछ देशों की जो इच्छा है वह यह है कि यह संगठन अपने को विकास तथा भलाई के जैसे मानवीय कामों के लिए जो है सीमित रखे। विकास तथा भलाई के जैसे मानवीय काम जो हैं दोस्तों उनमें जैसे स्वास्थ्य हुआ, आपका शिक्षा हुआ, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार और जो है जस्टिस जो जेंडर जस्टिस को लेकर के बातचीत होती है और सोशल जस्टिस तक जो है कुछ लोग मानते हैं कि यूनाइटेड नेशन को सीमित किया जाना चाहिए। दोस्तों आइए हम दोनों किस्म के सुधारों पर नजर दौड़ाएं और इस चर्चा में हम ज्यादा जोर जो है ढांचागत सुधारों और प्रक्रियाओं पर सुधार को लेकर देंगे। दोस्तों 1991 में अगर हम बात करते हैं तो जो है कुछ निम्नलिखित बदलाव जो है वह आते हैं विश्व पटल पर। जैसे कि सोवियत संघ बिखर चुका था,
अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक हो चले थे। चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो रहे हैं। ये देश सोवियत संघ से आजाद हुए देश हैं अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश हैं। साथ ही दोस्तों, विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी, जिसमें जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणविक प्रसार, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण की हानि जैसे मुद्दे मौजूद हैं। दोस्तों, ये जो प्रक्रियागत और ढांचागत सुधार हैं, आइए हम उसकी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर सुधार तो होने चाहिए, इस सवाल पर व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए का यह जो मसला है वह बहुत ही कठिन है और इस पर सहमति कायम करना थोड़ा कठिन कार्य प्रतीत होता है। दोस्तों, यहां हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार पर थोड़ी सी बहस करेंगे। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार पर बहस करें, इससे पहले हम बातचीत थोड़ी सी करेंगे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो जब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सुधारों की बात की जा रही है, तो यूनाइटेड नेशन का ये जो महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, इसके बारे में बातचीत करना लाजमी है दोस्तों। तो आइए जान लेते हैं कि सुरक्षा परिषद, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है, उसकी थोड़ी सी जानकारी करते हैं। दोस्तों, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन की सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। दोस्तों, सिक्योरिटी काउंसिल का गठन 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है और सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। दोस्तों, यह मुख्य रूप से जो है सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, और जिनके पास दोस्तों वीटो का अधिकार है। ये बात मैंने कल यूएन के फॉर्मेशन के अंदर आप लोगों को बताई थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 स्थायी सदस्य देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, और उन सब के पास वीटो की शक्ति यानी कि निषेध का अधिकार है, निषेधाधिकार। वीटो को हिंदी में निषेधाधिकार बोलते हैं। दोस्तों, सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य देशों के अतिरिक्त 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। दोस्तों, ये देश क्षेत्रीय आधार के अनुसार 2 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा चुने जाते हैं और इन्हें दोस्तों वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। याद रखना है आपको कि जो यूनाइटेड नेशन के अस्थायी सदस्य हैं वे वीटो की शक्ति नहीं प्राप्त किए हुए हैं। ये 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं। ये चीज आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर हैं। दोस्तों, इसके स्थायी और अस्थायी सदस्य बारी बारी से 1 महीने के लिए परिषद के अध्यक्ष बनते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष जो है बारी बारी से स्थायी और अस्थायी मेंबर जो है 1 महीने के लिए बनते हैं अध्यक्ष। दोस्तों, भारत 2021 से 2023 तक जो कि भारत एक अस्थायी सदस्य के तौर पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल है, वह 2021 से 2023 तक की अवधि के लिए सुरक्षा परिषद का जो है अस्थायी सदस्य है। अस्थायी अध्यक्ष है दोस्तों, ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है। अस्थायी जो है अध्यक्ष चुना गया है भारत को, याद रखना आप लोग, 2021 से 2023 तक के लिए। 1992 में यूनाइटेड नेशन की आम सभा में दोस्तों एक प्रस्ताव स्वीकृत होता है और इस प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र जो है किया जाता है। आइए देख लेते हैं कि ये 3 जो मुख्य शिकायतें थी वे क्या थी। दोस्तों, इन शिकायतों में जो पहली शिकायत थी वह थी सुरक्षा परिषद
जो है अब राजनीतिक वास्तविकताओं की जो नुमाइंदगी नहीं करती है। और दूसरा जो शिकायत था वो था कि इसके जो सुरक्षा परिषद के जो फैसले हैं उन पर पश्चिमी मूल्यों और उनके हितों की जो है छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। और तीसरी जो शिकायत थी दोस्तों वह थी सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। ये जो है 3 शिकायतें 1992 में जो यूनाइटेड नेशन की आम सभा होती है उसमें एक प्रस्ताव था, उसमें स्वीकृत हुई थी। दोस्तों 1997 में जो यूनाइटेड नेशन के महासचिव थे कोफी अन्नान ने इन शिकायतों की जांच की शुरुआत किया और सुधार कैसे किया जाए इस पर बातचीत करने के लिए आगे जो है बढ़ते हैं। दोस्तों महासचिव कोफी अन्नान की जांच के बाद दोस्तों सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए जो है मानदंड जो है वे सुझाए गए। देख लेते हैं कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य और होने के लिए कौन से मानदंड जो है दोस्तों शामिल किए गए। आइए एक एक करके इन मानदंडों की सारी बातचीत कर लेते हैं। पहला है कि ऐसे देश को बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए। जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो सुरक्षा परिषद है उसके अस्थायी और स्थायी सदस्यों का जो मानदंड है सदस्य होने के लिए वह ये है कि बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी, बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए। तीसरी, यूनाइटेड नेशन के बजट में उनका योगदान ज्यादा हो। जो यूनाइटेड नेशन का वार्षिक बजट है उसकी मैं बात कर रहा हूं, ये चीज आप ध्यान रखना। और आबादी के लिहाज से यह देश बड़ा होना चाहिए तथा साथ ही यह देश जो है लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान भी करता हो दोस्तों। और ये तो 5 शिकायतें हुई। छठी जो मानदंड है साथियों, सुरक्षा परिषद में शामिल होने की जो 6वां मानदंड था वह है ये देश जो है दोस्तों भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से जो है विश्व की विविधता की नुमाइंदगी भी करता हो। तो ये आपकी जो शर्तें हैं, मानदंड है नए सदस्यों को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर बनाए जाने के संबंध में ये मानदंड जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा सुझाए गए हैं। दोस्तों आइए थोड़ा सा अब हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के वार्षिक बजट जो होता है उसके अंदर किस देश का योगदान कितना है, और एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया का कौन सा देश यूनाइटेड नेशन के वार्षिक बजट के अंदर कितना योगदान करता है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है वर्ल्ड की 10 बड़ी जो इकोनॉमीज हैं वे उनका इकोनॉमी का साइज यहाँ पर दिया हुआ है, ग्लोबल इकोनॉमी में शेयर उनका, और रेगुलर बजट जो वार्षिक बजट होता है यूनाइटेड नेशन का, उस बजट के अंदर जो देशों का शेयर है कि कितना योगदान करते हैं वार्षिक तौर पे वो है, और पीस कीपिंग शेयर भी है। तो हम मुख्य तौर पर इसकी बातचीत करेंगे। तो यूएन के अंदर जो सबसे बड़े 10 सदस्य देश हैं जो कि बजट में सबसे ज्यादा योगदान करते हैं उसमें पहला नाम दोस्तों यूएसए का आता है, जो कि यूएसए कुल बजट का तकरीबन यूएन के 22% देता है। ये देखते रहना आपको। और उसके बाद आता है दोस्तों चीन, जो कि 12% का योगदान करता है वार्षिक तौर पे। और उसके बाद नाम आता है जापान का। जापान 8.5 समथिंग का योगदान वार्षिक तौर पर करता है। और फिर दोस्तों ये चौथे नंबर पे आता है जर्मनी का नाम। जर्मनी जो है 6.90 समथिंग का योगदान करता है। और उसके बाद नाम आता है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम का, यानी कि ब्रिटेन का। ब्रिटेन जो है 4 पॉइंट समथिंग का योगदान वार्षिक तौर पे यूनाइटेड नेशन के बजट में करता है। आइए देख लेते हैं अगला देश। दोस्तों अगला नंबर यूनाइटेड किंगडम के बाद फ्रांस का है। फ्रांस 4.4 समथिंग का योगदान करता है वार्षिक तौर पे यूनाइटेड नेशन के बजट में। और उसके बाद ब्राजील जो है दोस्तों 2.948% का योगदान करता है। उसके बाद है दोस्तों अपना देश इंडिया, जो कि 0.834 जो है वार्षिक तौर पे इतने का योगदान करता है। तो दोस्तों इंडिया का शेयर जो है यूनाइटेड नेशन के वार्षिक बजट में बहुत ही कम है। और इटली का जो है दोस्तों 3.307 है।
और रशिया का दोस्तों 2.405 है। तो ये रहा दोस्तों आपका यूनाइटेड नेशन के वार्षिक बजट में विभिन्न देशों का योगदान। आइए अब चलते हैं मुख्य बातचीत की तरफ। दोस्तों ये सब आंकड़े हमने आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को डिस्कस करने के दौरान दिए थे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य को वीटो होता है। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और अस्थायी सदस्य के पास दोस्तों वीटो नहीं होता है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया। दोस्तों यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो फैसला होता है वह मतदान के द्वारा किया जाता है। हर सदस्य देश को एक वोट प्राप्त होता है। स्थायी सदस्यों में से कोई एक जो है अपने निषेधाधिकार जो वीटो होता है उसका प्रयोग दोस्तों कर सकता है और इस तरह वह देश किसी फैसले को रोक सकता है। दोस्तों अगर किसी देश ने वीटो लगा दिया है तो भले ही अन्य स्थायी सदस्यों और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो और वह फिर भी वह प्रस्ताव दोस्तों खारिज हो जाता है। एक भी सदस्य अगर वीटो लगा दे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तो वह प्रस्ताव खारिज हो जाता है। दोस्तों यूनाइटेड नेशन के गठन के 60 वर्ष होने पर सितंबर 2005 में सभी सदस्य देशों ने जो है बैठक की और इस बैठक के अंदर दोस्तों बदलते हुए परिवेश में यूनाइटेड नेशन को ज्यादा रेलिवेंट यानी कि प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला लिया। ये फैसला जो उठाने का कदम लिया गया, ये फैसले कौन कौन से हैं आइए जो है देख लेते हैं कि इस यूनाइटेड नेशन को और भी ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए जो 2005 में यूनाइटेड नेशन के 60 वर्ष होने पर जो बैठक की गई उसके अंदर जो फैसले लिए गए वे फैसले क्या थे। दोस्तों यूनाइटेड नेशन के अंदर शांति संस्थापक आयोग का जो है गठन किया गया। दूसरे नंबर पे मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई दोस्तों, जो कि 19 जून 2006 से मानवाधिकार परिषद जो है दोस्तों सक्रिय है। और दोस्तों MDG पर सहमति हुई। दोस्तों MDG मतलब होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसको प्राप्त करने के लिए सहमति जताई गई 2005 में। दोस्तों मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ी सी जानकारी आप लोगों की इनहेंस कर देता हूं कि क्या है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। दोस्तों मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को हिंदी में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य कहते हैं। दोस्तों यूनाइटेड नेशन द्वारा 2000 में सहस्राब्दी विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 2000 में, सन 2000 में। 2014 तक के लिए दोस्तों 8 वैश्विक विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था, जिन्हें दोस्तों सहस्राब्दी विकास लक्ष्य यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है कहा जाता है। दोस्तों ये विश्व विकास के लिए जो 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए, उन 8 लक्ष्यों की अगर चर्चा करें तो एक एक करके इन लक्ष्यों को आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आइए पहला लक्ष्य देखते हैं। दोस्तों MDGs का पहला लक्ष्य जो है वह भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करने पे है और दूसरा लक्ष्य सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा को लेकर है। तीसरा लक्ष्य लिंग समानता यानी कि जेंडर इक्वलिटी और महिला सशक्तिकरण की बात करता है, विमेन एम्पावरमेंट की। चौथा लक्ष्य दोस्तों शिशु मृत्यु दर घटाने की बात करता है। पांचवा लक्ष्य मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की बात करता है। छठा लक्ष्य HIV एड्स मलेरिया जैसी अन्य बीमारियों से छुटकारा पाने की बात करता है। सातवां लक्ष्य दोस्तों पर्यावरण सततता यानी कि संधारणीयता, ये इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की तरफ ध्यान देता है। दोस्तों आठवां जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है वह वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना यानी कि दुनिया के देशों में आपस में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने की बात आठवां जो है MDG करता है। दोस्तों अब अगर सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की बात चल रही है तो इसमें भारत ने अब तक क्या प्रगति की है सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के बारे में उनको लेकर के इसकी बातचीत करना जरूरी है। दोस्तों भारत की स्थिति इसमें यह है कि भारत ने अभी तक दोस्तों 2015 तक HIV एड्स, गरीबी, सार्वजनिक शिक्षा और शिशु मृत्यु दर का जो निर्धारित लक्ष्य था उसको 2015 तक प्राप्त कर लिया है, जबकि दोस्तों अन्य लक्ष्यों में भारत अभी पीछे है।
दोस्तों ये तो रही बातचीत सहस्राब्दी विकास लक्ष्य की। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को निर्धारित करने और उसे प्राप्त करने पर सहमति बनी थी इस 2005 की बैठक में। तो इसलिए सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को थोड़ा सा विस्तार से बताना आपके लिए जरूरी हो गया। और सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के संदर्भ में भारत ने अभी तक क्या अचीवमेंट हासिल की है उसकी भी बातचीत करना जरूरी था। तो इसलिए संक्षिप्त में मैंने आप लोगों को ये चीज बता दी। दोस्तों इसके इस बैठक के अंदर जो अगला कदम उठाने की बात की गई, वह अगला कदम दोस्तों आइए देख लेते हैं कि क्या था। दोस्तों अगले फैसले में ये कहा गया कि विश्व में हर रूप में आतंकवाद की निंदा किया जाएगा और एक लोकतंत्र कोष का गठन किया गया तथा दोस्तों ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त करने पर भी इस बैठक के अंदर सहमति बनी। तो दोस्तों ये रही बातचीत जो यूएन के 60 वर्ष होने पर सितंबर 2005 में जो बैठक सदस्य राष्ट्रों द्वारा की गई थी, उसके अंदर ये यूएन को प्रासंगिक बनाए जाने के लिए और ज़्यादा इसका यूएन को रेलिवेंट बनाने के लिए ये फैसले कदम उठाए जाने थे। ये भविष्य में प्राप्त किए जाने के लिए लक्ष्य को निर्धारित किया गया। दोस्तों आइए अब बातचीत करते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है भारत को जो है स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए जो बातचीत जो मुद्दे हैं उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों भारत का मानना है कि बदलते हुए परिदृश्य में विश्व के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जो है दोस्तों ये जरूरी हो गई है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा जो है भूमिका निभाए। भारत का विश्वास है कि यूएन के एजेंडे में विकास का मामला जो है दोस्तों प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह एक जरूरी शर्त है। साथ ही दोस्तों भारत की एक बड़ी चिंता है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सुधार को लेकर के की। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर रही है, जबकि यूएन की आम सभा के अंदर यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर सदस्यों की संख्या जो है दोस्तों खूब जो है वह बढ़ी है। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की जो है दोस्तों हानि हुई है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की आम सभा के अंदर जो है सदस्य संख्या बढ़ी है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल को अभी तक तटस्थ बनी हुई है। उसके अंदर सदस्यों की संख्या जो है बढ़ाई नहीं गई है, जबकि परिवेश बदल रहा है। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 के अंदर की गई थी और अब तो दुनिया बहुत ज्यादा जो है वह बदल चुकी है। दोस्तों भारत का जो तर्क है वह है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार करने पर वह ज्यादा प्रासंगिक होगी और प्रतिनिधि मूलक होगी, उसे विश्व बिरादरी के अंदर ज्यादा जो है वह समर्थन मिलेगा। दोस्तों भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के सदस्य संख्या में बढ़ोतरी का जो है समर्थन भारत करता है। और दोस्तों भारत खुद भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पे शामिल होने की नुमाइंदगी करता है, यानी कि भारत भी यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के में परमानेंट मेंबरशिप चाहता है। एक परमानेंट सीट भी भारत चाहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। दोस्तों यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट मेंबर बनने की जो मानदंड है, सभी मानदंडों पर भारत जो है खरा उतरता है। दोस्तों भारत जो है विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला जो है दूसरा देश है और भारत दोस्तों 2023 तक शायद दुनिया में आबादी के मामले में नंबर 1 होगा। भारत दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। भारत ने यूएन की लगभग सभी पहलों के अंदर हमेशा भाग लिया है, अभी भी भाग लेता है। दोस्तों यूएन के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से एक ठोस भूमिका जो है निभाता चला आ रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। दोस्तों भारत यूएन के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान देता आ रहा है। भारत इस बात से जो है जानता है, भारत इस बात से वाकिफ है कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता का दुनिया में एक प्रतीकात्मक महत्व होता है, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस
जो है दोस्तों यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर होने पर होता है। भारत इस चीज को, इसके महत्व को समझता है कि अगर भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करता है तो उसकी जो विदेश नीति है उस पर इसका बहुत प्रभाव जो है पड़ने वाला है, और इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतरराष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है और उसकी हैसियत भी विदेश नीति में बढ़ती है, और इसका फायदा जो है उसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के अंदर जो है मिलता है। दोस्तों भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का कुछ देश जो है विरोध भी करते हैं। वे नहीं चाहते कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट जो है प्रोवाइड कराई जाए, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के इंडिया के परमानेंट मेंबर बनने पर कई देशों ने विरोध जताया है। दोस्तों आइए देख लेते हैं कि वे कौन कौन से देश है और क्यों और किस आधार पर जो है विभिन्न विशेषज्ञ या लोग कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन। आइए देख लेते हैं कि भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के किस तरह का विरोध जो है देखने को मिलता है। दोस्तों भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन ही नहीं बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत को यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा परिषद में वीटोधारी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया जाए, और कुछ देश तो दोस्तों भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर भी चिंतित रहते हैं। अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देशों जैसे कि ब्राजील, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया की अनदेखी भी की जाएगी अगर भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर स्थायी सदस्य बनाया जाता है। कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे महाद्वीपों को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महाद्वीपों की नुमाइंदगी जो है वह नहीं है। दोस्तों अभी तक हमने यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत अपनी सदस्यता को लेकर भारत का क्या स्टैंड है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में, वो बातचीत आपके सामने हमने रखी। आइए थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि जो वर्ड है, वर्ड के अंदर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमिका को लेकर के क्या बातचीत होती है। आइए देखते हैं एक ध्रुवीय विश्व में यूनाइटेड नेशन की क्या भूमिका है और एक ध्रुवीय विश्व में यूनाइटेड नेशन किस तरह से अमेरिकी वर्चस्व के सामने काम करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार से यह आशा बंध रही है कि इन बदलावों से यूनाइटेड नेशन एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका एक ताकतवर देश है वहां जो है यह बदलाव होने के बाद यूनाइटेड नेशन कारगर ढंग से काम कर पाएगी। सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा है। दोस्तों उभरा क्या, अमेरिका जो है 1991 के बाद जब सोवियत संघ का पतन हो गया उसके बाद तो पूरी दुनिया में एक लौता जो है महाशक्ति बनता ही है। दोस्तों हालांकि जो पिछले कुछ वर्षों से चीन का एक नाटकीय उभार हुआ है उससे लगा कि अमेरिका को कुछ देशों की के साथ लामबंदी के द्वारा चीन जो है दुनिया में शक्ति संतुलन स्थापित कर सकता है। यूनाइटेड नेशन के अंदर यूएसए का खास प्रभाव है और यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है दोस्तों अमेरिका उसके वार्षिक बजट में भी एक सबसे अधिक योगदान करता है, तकरीबन 22%। आपको मैंने जब वार्षिक बजट हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा देश कितना शेयर करता है तो उसमें हमने बताया था कि तकरीबन 22% जो है अमेरिका यूएन के बजट का अफोर्ड करता है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि जो अमेरिकी आर्थिक ताकत है वो बहुत बेजोड़ है, और साथ ही यह भी एक तथ्य है कि दोस्तों यूएन का जो मुख्यालय है यानी कि यूएन जहां स्थित है वह दोस्तों अमेरिकी भूभाग में है, और जो यूएन के कई नौकरशाह हैं उसके नागरिक हैं। इस कारण भी दोस्तों यूनाइटेड नेशन के अंदर अमेरिका का जो प्रभाव है उसमें जो है वृद्धि होती है। अमेरिका का प्रभाव इस कारण भी बढ़ता है कि यूनाइटेड नेशन जो है न्यूयॉर्क में उसका मुख्यालय है और अमेरिका के बहुत सारे नागरिक उसके अंदर जो है दोस्तों नौकरशाह हैं। यूनाइटेड नेशन में दोस्तों थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना
दुनिया और भी बदहाल होगी अगर यूनाइटेड नेशन न हो तो। इसलिए दुनिया को सुरक्षित बचाए रखने के लिए और विश्व स्तर पर जो भी मुद्दे देशों द्वारा उठते हैं उनको बहाल करने के लिए, उन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों ऐसे समय में जब पारस्परिक निर्भरता जो है दोस्तों एक दूसरे के ऊपर देशों की निर्भरता बढ़ रही है, उसमें यूनाइटेड नेशन जो है दोस्तों निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकता है। दोस्तों आज के दौर में तकनीक भी, जो प्रौद्योगिकी है, वो भी यह सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों में जो वर्ल्ड होगा और भी ज़्यादा एक दूसरे पर जो है डिपेंडेंट होगा, यानी कि एक दूसरे पर जो पारस्परिक निर्भरता है उसमें वृद्धि होगी। इसलिए भी यूएन का जो है दोस्तों महत्व जो है आने वाले समय में बढ़ेगा ही, अगर यूनाइटेड नेशन के अंदर सुधार होता है तब। दोस्तों जब हम यूनाइटेड नेशन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप को लेकर बातचीत करते हैं तो हमारे दिमाग में दो टर्म आते हैं, और वो टर्म दोस्तों पहला टर्म जो आता है वो है G4। तो आइए बातचीत करते हैं G4 की और देखते हैं G4 क्या है। जापान, जर्मनी, ब्राजील और भारत G4 के मेंबर हैं। ये देश जो है दोस्तों यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की जो है मांग ये देश करते रहते हैं कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है बढ़ाई जानी चाहिए। ऐसी जो है बातचीत G4 के मेंबर्स करते हैं। साथ ही G4 के सदस्य दोस्तों एक दूसरे की स्थायी सदस्यता के लिए जो है समर्थन भी दिखाते हैं। साथ ही ये लोग ये G4 के सदस्य विधि सम्मत शासन और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान, बहुपक्षवाद के प्रति वचनबद्धता की बातचीत करते हैं। साथ ही ये देश दोस्तों लोकतांत्रिक देशों के रूप में G4 देशों का अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और सुरक्षा के संबंध में उत्पन्न प्रमुख समसामयिक संबंधों में शेयरिंग नजरिया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी लोकतांत्रिक देश के रूप में इनकी जो जिम्मेदारी है उसमें ये अपने विचारों को लगभग समान विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G4 के सदस्य रखते हैं। आई होप दोस्तों G4 आपको अच्छे से समझ में आएगा। और एक टर्म दोस्तों और आता है जो इसी के काउंटर बैलेंस में दिया जाता है, उस टर्म की बातचीत कर लेते हैं। आइए देखते हैं वो टर्म जो है G4 के बाद एक और टर्म इसी से जुड़ा हुआ क्या है। दोस्तों आज की बातचीत में बस इतना ही। अगली बातचीत के अंदर हम दोस्तों यूनाइटेड नेशन के जो महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं वो उनकी चर्चा को लेकर के आपके साथ उपस्थित होंगे। उसके बाद दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों वाला हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों अब इसके बाद जो अगला वीडियो आने वाला है वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो विभिन्न एजेंसियां हैं जैसे UNDP हुआ, आपका वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, ये एग्जाम्स के अंदर हमेशा पूछे जाते हैं और हर एग्जाम्स में आते ही आते हैं। इसलिए दोस्तों अगला वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और तब तक चैनल को दोस्तों आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो के अंदर जो कमेंट बॉक्स होता है दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स खाली रखने के लिए नहीं दिया होता। आप लोग जब वीडियो देखें तो वीडियो में अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है या किसी सुधार को लेकर के अगर आप कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों कमेंट बॉक्स जो है 24 आवर ओपन है। आप कभी भी अपने जो सुझाव हैं वो हमें लिखकर भेज सकते हैं, जिससे हम अगली वीडियो में उस सुधार को आपके सामने प्रस्तुत करें। तो दोस्तों तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में हम आपसे यूनाइटेड नेशन की महत्वपूर्ण एजेंसियों के साथ मुखातिब होंगे। थैंक यू सो मच।